स्टडी विथ शिव। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने घनीय इकाई सेल के प्रकार और उनके संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में हम क्रिस्टल के घनत्व की गणना यानी हाउ टू फाइंड डेंसिटी ऑफ एन क्रिस्टल या क्रिस्टल लैटिस, इसके घनत्व की गणना करेंगे। तो आइए बिना टाइम को लॉस किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखेंगे इसमें हम कि क्रिस्टल के घनत्व की गणना हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम समझेंगे इसको। तो देखिए, यदि किसी इकाई सेल यानी यूनिट सेल, यदि किसी इकाई सेल के यदि किसी इकाई सेल के क्रिस्टल घनीय हैं तथा उसके अवयव कण यानी अणु, परमाणु या आयन तथा उसके अवयव कण एक ही तरह के तत्व के परमाणुओं से बने हैं, तो उनके घनत्व की गणना या परमाणु भार की गणना की जा सकती है। इसके लिए यानी हमें घनत्व की गणना करने के लिए इसके लिए क्या क्या जरूरत होंगे वो देखते हैं। इसके लिए घनत्व की गणना की जा सकती है। इसके लिए सेल की विमाओं यानी जो यूनिट सेल है उसकी हमें विमा क्या होगी, सेल की विमाओं, या आप लिख सकते हैं किनारों की लंबाई। तो लंबाई को हम वहाँ पे जब सेल पैरामीटर पढ़ाते हैं तो वहाँ पे बताया था मैंने ए, बी तथा सी। तो मान लीजिए किनारों की लंबाई ए तथा सेल के प्रकार यानी किस प्रकार का सेल है। सेल के प्रकार में जैसे HCP, CCP, SCC, BCC, FCC का ज्ञात होना आवश्यक है। तो आइए अब समझते हैं क्या है। तो देखिए, क्रिस्टल के घनत्व की गणना, तो अगर हमारा क्रिस्टल यानी हमारा जो यूनिट सेल है वो घनीय है यानी क्यूबिक है, तो उसके घनत्व की या परमाणु भार की हम गणना कर सकते हैं। यानी क्यूबिक होना, उस क्यूब होगा तभी तो हम घनत्व बनाएंगे, तभी तो उसकी गणना करेंगे। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होती है सेल की विमाओं के और सेल के प्रकार के। अब आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे, यदि मान लिया जाए यानी माना तत्व का मोलर द्रव्यमान यानी मोलर वेट, माना तत्व का मोलर द्रव्यमान m हो, तो अब फार्मूला क्या होता है घनत्व की गणना करने का। अगर तत्व का मोलर द्रव्यमान m है तो m इज इक्वल टू d इंटू a इंटू Na अपॉन जेड। तो अगर हम यहाँ से तो मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे, अगर हमें घनत्व निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी d इंटू a इंटू Na इज इक्वल टू m इंटू जेड। तो घनत्व की गणना यानी d इज इक्वल टू m इंटू जेड अपॉन a इंटू Na। अब आइए एक एक को समझते हैं कि क्या है कहाँ। तो d बराबर क्या होता है, d घनत्व है। घनत्व किस में होता है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में घनत्व, जहाँ d ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में घनत्व है किसका, क्रिस्टल का। m क्या है,
एम एम इज इक्वल टू आपका m इज इक्वल टू ग्राम पर मोल में आपका मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ पे z क्या है, तो z है इकाई सेल में आपके परमाणु कितने परमाणु हैं, यानी परमाणुओं की संख्या प्रति इकाई सेल में कितने परमाणु हैं, ये आपका z है। अब 1 2 3 चीज़ लिख लें। ए क्या है, ए आपकी क्या है, सेंटीमीटर में किनारे की लंबाई है, यानी इकाई सेल के किनारे की लंबाई है सेंटीमीटर में। एन ए क्या है, तो एन ए आवागाद्रो कांस्टेंट है, यानी आवागाद्रो नियतांक है एन ए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम पर मोल, ये होती है आपकी आवागाद्रो कांस्टेंट की वैल्यू। तो इस फार्मूले से आप क्रिस्टल के घनत्व की गणना या फिर आपके परमाणुओं की संख्या प्रति इकाई सेल निकालना हो, या मोलर द्रव्यमान निकालना हो, या फिर कोर की लंबाई निकालनी हो, तो कोई भी 4 चीज़ आपके आवागाद्रो यानी एन ए की वैल्यू फिक्स होगी। इन चारों चीज़ों में 1 2 3 इन चारों चीज़ों में आपको किसी 3 की वैल्यू दी होगी और 1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इस फार्मूले के यूज करके आप क्रिस्टल के घनत्व की गणना या मोलर द्रव्यमान या परमाणुओं की संख्या या किनारों की लंबाई निकाल सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है निविड संकुलन व्यवस्था, यानी क्रिस्टल में निविड संकुलन क्या होती है, निविड संकुलन व्यवस्था। तो क्रिस्टलों में निविड संकुलन की व्यवस्था क्या होती है और निविड संकुलन व्यवस्था कहते किसे हैं, इस बात को अब हम इस वीडियो में इस टॉपिक से जानेंगे। देखिए, निविड संकुलन व्यवस्था इसका मतलब क्या होती है कि जो ठोस में अवयव कण होते हैं, तो ठोस में अवयव कण का अरेंजमेंट यानी व्यवस्था इस प्रकार से हो कि उनके बीच यानी 2 अवयव कणों के बीच कम से कम स्थान हो, तो इसी को कहते हैं हम निविड संकुलन व्यवस्था। निविड संकुलन व्यवस्था यानी अवयव कणों के बीच कम से कम स्थान खाली हो, इस व्यवस्था को कहते हैं हम निविड संकुलन व्यवस्था। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि जब किसी ठोस में अवयव कण यानी अणु परमाणु या आयन अवयव कण इस प्रकार व्यवस्थित रहें कि उनके मध्य यानी 2 अवयव कणों के बीच उनके मध्य न्यूनतम स्थान रिक्त हो तो इस प्रकार की व्यवस्था को निविड संकुलन व्यवस्था कहते हैं। तो निविड संकुलन व्यवस्था कहते हैं, ये हो गई निविड संकुलन व्यवस्था आपके अवयव कण के लिए। यानी बस सिंपल सा डेफिनेशन है कि अवयव कणों के मध्य कम से कम स्थान रिक्त हो, इस व्यवस्था को हम निविड संकुलन व्यवस्था कहते हैं। ऐसी कई तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं जिन्हें हम अरेंजमेंट करके कम से कम आप अवयव कणों के मध्य स्थान को रिक्त करते हैं। जैसे एक विमीय भी होती है, द्विविमीय भी होती है, त्रिविमीय भी होती है, षटकोणीय व्यवस्था भी होती है। कई तरीके की व्यवस्था होती हैं, लेकिन बेसिकली हम 12th के टॉपिक के हिसाब से 2 तरीके की व्यवस्था पढ़ेंगे। द्विविमीय षटकोणीय व्यवस्था हम पढ़ेंगे। द्विविमीय इसमें भी 2 तरीके की होती है, तो आइए इन्हीं दोनों तरीकों को हम जानेंगे। द्विविमीय षटकोणीय
द्विविमीय षटकोणीय व्यवस्था, इसी व्यवस्था को हम इस टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे। ऐसे कई तरीके की होती है, एक विमीय भी होगी यानी ए की व्यवस्था भी होगी, ए बी की व्यवस्था भी होगी, ए बी सी की भी व्यवस्था होगी। तो हम इस वीडियो में द्विविमीय षटकोणीय व्यवस्था कहते हैं। इसमें जो आपका पहली व्यवस्था होगी उसका अरेंजमेंट किस तरीके का होगा अब हम जानते हैं। तो देखिए पहली व्यवस्था में मैग्नीशियम, देखिए इसमें एग्जाम्पल होते हैं मैग्नीशियम, जिंक तथा अन्य प्रकार के धातुओं में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। कौन सी व्यवस्था, अभी आगे लिखेंगे। व्यवस्था पाई जाती है। इस व्यवस्था की इकाई सेल को HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इकाई सेल को HCP इकाई सेल कहते हैं तथा इस व्यवस्था को, जो आपकी व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था को AB व्यवस्था, ये और भी होगा, AB व्यवस्था कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि इन्हें AB व्यवस्था क्यों कहते हैं। तो AB व्यवस्था का ये मतलब होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल पहले दे दिया मैग्नीशियम, जिंक तथा अन्य प्रकार के धातुओं में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एक परत बना दिए हम, यानी एक सिंगल लाइन में बना दिए मैग्नीशियम के, फिर ऊपर बना दिए उसके जिंक के, तो उन दोनों के बीच जो रिक्ति होगी इसी व्यवस्था को हम AB व्यवस्था कहते हैं। जैसे अगर हम एक सीधे रो में अवयव कण को अरेंजमेंट कर दें, ये पहली व्यवस्था है, आपकी पहली परत होगी, मान लीजिए ये सभी AA की व्यवस्था है इसमें, यानी इनकी जो व्यवस्था अरेंजमेंट है इनका AA तरीके से है। अब इसी पहली परत पर एक और परत चढ़ा दें, यानी हर दो के बीच में एक अवयव कण रख दें, हर दो A वाले परत के बीच में एक अवयव कण रख दें, तो हमें क्या मिलेगा, ये B वाली व्यवस्था मिलेगी, B का अरेंजमेंट होगा। फिर अगर इसके बीच में हम A वाली व्यवस्था को रख दें, हर दो B वाली व्यवस्था के बीच में एक हम A वाले व्यवस्था को रख दें, तो देखिए कुछ इस तरीके का हमें डायग्राम मिलेगा। तो अब देखिए इनके बीच जो वेट्स हमें मिलेंगे, यानी हर दो A के बीच में एक V मिल रही है, देखिए हर दो A के बीच में एक B का अरेंजमेंट मिल रहा है, या हर दो A के बीच में एक B का अरेंजमेंट मिल रहा है। तो इस तरीके के व्यवस्था को हम AB व्यवस्था कहते हैं। तो इनके बीच जो रिक्ति होती है AB व्यवस्था में, वो हमें चतुष्फलकीय रिक्ति मिलती है। अभी अगला टॉपिक हमारा वही है रिक्ति यानी वैट्स, तो वहाँ पे हम दोनों रिक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गई आपकी AB व्यवस्था। अब देखिए अब इसी में दूसरी व्यवस्था क्या है हमारी, जो दूसरी व्यवस्था है षटकोणीय व्यवस्था की, जो दूसरा अरेंजमेंट हमारा है, इसको हम, यानी दूसरी व्यवस्था को, इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो कॉपर, अर्जेंटम, औरम तथा अन्य धातुओं में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है।
इस व्यवस्था को ए बी सी यानी एक के ऊपर एक और उसके ऊपर एक परत रख के बनाई जाती है ये व्यवस्था, इसलिए ए बी सी कह रहे हैं। इस व्यवस्था को ए बी सी या घनीय निविड़ संकुलन यानी सीसीपी या फलक केंद्रित घनीय निविड़ संकुलन व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था के इकाई सेल को HCP इकाई सेल कहते हैं। तो ये हो गई हमारी संकुलन निविड़ संकुलन व्यवस्था क्रिस्टल में दो प्रकार की। 12th के हिसाब से हमें इतनी ही पढ़नी है, और भी यूपी बोर्ड के लिए इतनी ही पढ़नी है, और भी सारी व्यवस्थाएं होती हैं निविड़ संकुलन। तो पढ़ने के लिए आप और भी पढ़ सकते हैं। एक विमीय भी होती है यानी ए की व्यवस्था भी होती है, ए बी की व्यवस्था होती है, और ए बी सी की व्यवस्था होती है। तो ए बी सी और ए बी सी में कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, ऐसे अवयव कण स्थित होते हैं। जैसे अगर ये ए का है तो ये पूरा व्यवस्था ए का होगा, तो इसी को हम एक विमीय व्यवस्था भी कहते हैं, ए की व्यवस्था। तो अब इसके हर दो ए वाले के बीच में एक बी की व्यवस्था कर दें, हर दो ए वाले के बीच में बी की व्यवस्था कर दें, तो हमारी ए बी व्यवस्था बन जाती है। यहाँ से कम शब्दों में कहें तो ए बी व्यवस्था। फिर हर दो बी वाले के बीच में एक सी की व्यवस्था कर दें, तो ये हमारी हो जाती है ए बी सी व्यवस्था। ऐसे ही पूरा हम एक लेयर बना देंगे तो ये हमारी हो जाएगी ए बी सी। यानी फिर हमें क्या मिलेगा, ए की व्यवस्था मिलेगी, फिर हमें क्या मिलेगा, हर दो ए के बीच में एक वी की व्यवस्था मिलेगी, फिर हमें इसके भी ऊपर हर दो बी के बीच में एक ए की व्यवस्था मिलेगी। यानी यहाँ वाला लेयर ए बी सब ए होगा, और यहाँ ऊपर वाला इसके लेयर बी होगा। ये सभी अवयव या परमाणु होंगे, अवयव के कण हैं। ये केवल व्यवस्था को दर्शाया गया है, इसलिए ए बी सी की बात करते हैं। तो इस व्यवस्था में जो इकाई सेल के आपकी रिक्ति होती है वो अष्टफलक की रिक्ति होती है। जैसे हर दो ए के बीच में ये वाली, जैसे इस तरीके की जो व्यवस्था है इसको हम देखिए अष्टफलक की रिक्ति होती है, इसे इसलिए अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। तो अभी हम वाइड्स यानी रिक्ति ही पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है, यानी ये व्यवस्था ए बी सी की व्यवस्था है। अगला टॉपिक है रिक्ति, यानी हम रिक्त किसे कहते हैं, रिक्त वाइड्स। तो रिक्ति क्या होती है, सिंपल सा डेफिनेशन है। रिक्ति का मतलब होता है खाली, यानी अवयव कणों में, यानी किसी भी क्रिस्टल में अवयव कणों के बीच में, यानी दो अवयव कण के बीच जो खाली स्थान होता है, जैसे ये है, तो इन तीनों को देखिए तो ये खाली स्थान है, इन तीनों का अरेंजमेंट में ये खाली स्थान है। जहाँ दो अवयव कण एक में रखेंगे तो ये खाली स्थान है। तो उनके बीच जो अवयव कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उनको हम रिक्ति कहते हैं। तो आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं। रिक्ति वाइड्स जब परमाणुओं के मध्य, ये तो चतुष्फलकीय की बात हो गई। रिक्त किसे कहते हैं, वाइड्स, यानी परमाणुओं के मध्य खाली स्थान
जिसकी निश्चित ज्यामिति आकृति होती है, रिक्ति कहलाती है। तो वही सिंपल सा फंडा है कि दो परमाणुओं के मध्य जो भी खाली स्थान होगा इसको हम रिक्ति कहते हैं। तो अब देखिए रिक्ति के प्रकार होते हैं। तो रिक्ति दो प्रकार की होती है। रिक्ति दो प्रकार की होती है। पहली होती है चतुष्फलकीय रिक्ति, यानी जो ए बी व्यवस्था में पाई जाती है, चतुष्फलकीय रिक्ति। और दूसरी होती है अष्टफलकीय रिक्ति, जो एबीसी व्यवस्था में पाई जाती है। दूसरी होती है अष्टफलकीय रिक्ति। तो आइए एक एक करके एक एक को देखते हैं। यानी सबसे पहले चतुष्फलकीय रिक्ति, बस एक एक दो लाइन की डेफिनेशन है। चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति नाम से ही स्पष्ट है। चतुष्फलकीय रिक्ति यानी जब परमाणुओं के बीच, यानी परमाणुओं दैट मीन्स क्रिस्टल में अवयव कणों के बीच जब जो रिक्ति हमें चतुष्फल के आकृति का मिलेगा उसको हम कहेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति। उसको क्या कहेंगे? चतुष्फलकीय रिक्ति कहेंगे। तो सीधा इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। जब परमाणुओं के मध्य चतुष्फलकीय आकृति का खाली स्थान होता है तो इसे क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। तो इसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। तो आइए इसका डायग्राम बनाते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्ति का डायग्राम क्या होगा। तो डायग्राम चतुष्फलकीय रिक्ति यानी जब दो परमाणुओं के मध्य खाली स्थान जो होगा वो चतुष्फल की आकृति का होगा। मान लीजिए ये एक परमाणु है ए, मान लीजिए इसको, जस्ट इसके सटे एक और परमाणु होगा, जैसे मैंने ऊपर डायग्राम में छोटा छोटा फिगर बनाया था। ये भी मान लीजिए ए की व्यवस्था है। अब इसके ऊपर एक और डायग्राम बना लें अगर हम बी वाली व्यवस्था को, यानी हर दो ए की व्यवस्था में एक वी व्यवस्था रख दिए, तो इनके बीच, ठीक है, इनके बीच जो हमें आकृति, यानी अगर ये तीन बॉल रख के उसके ऊपर एक और रख दें तो देखिए यहाँ पे आपको एक जो आकृति मिलती है, तो इसी को हम कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। हर परमाणु में किन्हीं तीन चार परमाणुओं के बीच ये खाली स्थान जो होगा इसको हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। तो देखिए ये कैसे होता है, चतुष्फलक कहें इसको चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं क्योंकि इनमें जो रिक्ति है वो लगभग चतुष्फलक के आकृति का होता है, इसलिए इस आकृति की रिक्ति यहाँ बनी हुई है, इसको हम कहते हैं चतुष्फलक। इसलिए उनके बीच की जो खाली स्थान होता है उसको हम कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति ये हो गई और ये हो गया हमारा चतुष्फलक, इसको हम चतुष्फलक कहते हैं, फलकीय लिख के चतुष्फलक कहते हैं। ठीक, अब दूसरी जो रिक्ति हमारी टाइप थी अष्टफलकीय रिक्ति, तो आइए उसको देखते हैं कि अष्टफलकीय रिक्ति किसे कहते हैं। तो अब डेफिनेशन लिखेंगे हम अष्टफलकीय, तो नाम ही वही है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय, देखिए नाम से ही स्पष्ट है अष्टफलकीय रिक्ति, यानी जो परमाणुओं के मध्य जो खाली स्थान होगा वो अष्टफलक की आकृति का होगा, तो उसको हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। तो बस वही लिखना है हमें, जब परमाणुओं
के मध्य, यानी दो परमाणु के बीच में, जब परमाणुओं के मध्य अष्टफलकीय, जब परमाणुओं के मध्य अष्टफलक आकृति का खाली स्थान होता है तो उसे अष्टफलकीय रिक्त कहते हैं। यानी अगर संकुलन निमिट संकुलन व्यवस्था कहें तो एबीसी व्यवस्था में अष्टफलकीय रिक्ति मिलती है हमको। तो आइए इसका एक डायग्राम बना के देखते हैं कि अष्टफलकीय रिक्ति का डायग्राम क्या होता है और अष्टफलक क्या होता है। अगर हम एक AB व्यवस्था को यहाँ रख दें, यानी एक विमीय व्यवस्था हो AB की, A की, जस्ट इसके ऊपर एक V की व्यवस्था हो कुछ इस तरीके से। फिर अगर हम यहाँ इन दोनों को मिला के हम कह दें कि ये B की व्यवस्था है ऊपर, इन दोनों को सटा के बनेगा कुछ ऐसे, और जस्ट यहाँ से एक व्यवस्था बना दें हम A की व्यवस्था। तो यहाँ जो डायग्राम गलत बन गया, जस्ट दोनों एक दूसरे पे रहेंगे और ये इन दोनों से सट के ऐसे होगा। इस तरीके की जो व्यवस्था होगी, तो यहाँ जो खाली स्थान होगा इसको हम कहेंगे अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति। और हमें जो आकृति खाली स्थान जो हमको मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा हमको अष्टफलक की आकृति का। तो अगर हम अष्टफलक का डायग्राम बनाएं तो ये कुछ ऐसे, ये हमें अष्टफलक का डायग्राम मिल गया। यानी ये क्या है, अष्टफलक है, उसके बीच जो खाली स्थान होगा कुछ इसी प्रकार का होगा अष्टफलक के आकृति का, तो उसको हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। तो अष्टफलकीय रिक्ति भी पढ़ लिए और चतुष्फलकीय यानी रिक्ति, अब हम रिक्ति पढ़ चुके हैं। अगली हमारी जो टॉपिक है, जहाँ एक नोट हम करते हैं, यानी रिक्ति या गोले की संख्या के लिए एक नोट लिख लेते हैं कि रिक्तियों की संख्या क्या होती है, वो किस पे निर्भर करती है। तो रिक्तियों की जो संख्या होती है, नोट, रिक्तियों की संख्या अवयव कणों या गोले की संख्या पर निर्भर करती है। कितनी रिक्ति है, ये अवयव कणों की संख्या पर निर्भर करती है। अब अगर हम एक मान के चलें कि माना किसी क्रिस्टल में अवयव कणों की संख्या कैपिटल N है, तो जो हमारा अष्टफलक की रिक्ति की संख्या होगी, यानी अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, ये हमारे डायरेक्ट गोले की संख्या के बराबर होगी, यानी कैपिटल N होगी। बट चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर 2n होगी, यानी जितने गोले होंगे उतनी दो गुनी होगी हमारी चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। तो ये रिक्तियों की जो हमारी संख्या होती है वो अवयव कणों की संख्या पर निर्भर करती है। अगली हमारी जो हेडिंग है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी समन्वय संख्या, कि हम समन्वय संख्या कैसे फाइंड करते हैं
किसी भी क्रिस्टल में किसी भी क्रिस्टल का यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिस्टल की समन्वय संख्या। तो आइए पहले समझ लेते हैं होते क्या है, कहते किसे हैं। कि देखिए किसी भी क्रिस्टल के अवयव कण में जो कम से कम कणों की संख्या होती है इसको हम समन्वय संख्या कहते हैं। यानी किसी क्रिस्टल में कितने अवयव कण हैं इसकी संख्या समन्वय संख्या कहलाती है, यानी कणों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे HCP और CCP की बात करें तो इनमें कितने कण होते हैं अवयव कण में, तो 12 अवयव कण प्रति इकाई सेल होते हैं। अगर HCP की बात करें तो 6 अवयव कण प्रति इकाई सेल होते हैं। अगर CCP की बात करें तो 12 अवयव कण प्रति इकाई सेल होते हैं। अगर हम BCC की बात करें तो BCC में 4 अवयव कण प्रति इकाई सेल होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली अवयव कणों की संख्या को ही बताता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो किसी क्रिस्टल के जालक के किसी जालक के किसी अवयव कण यानी अणु परमाणु या आयन के निकटतम कणों की संख्या को उसकी समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या कहते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। देखिए अब जैसे HCP तथा CCP में अवयव कणों की संख्या 12 होती है, यानी प्रत्येक क्रिस्टल में 12 अवयव कण होते हैं CCP HCP के। अगर मैं FCC की बात करूं यानी FCC में 4 अवयव कण होते हैं। BCC की बात करें तो BCC में आपके 2 होते हैं, SCC में 1 होते हैं। तो आइए अब हम एक सारणी बनाते हैं। उस सारणी में क्रिस्टल के अवयव कण, त्रिज्या, अनुपात और समन्वय संख्या उदाहरण सहित मिलेंगे। यानी जो सारणी बनाएंगे उसके परिप्रेक्ष्य में लिखते हैं कि क्या हमको वहां से मिलेगा। तो निम्न यानी निम्न सारणी में रिक्त के प्रकार धनायन तथा ऋणायन के समन्वय संख्या तथा त्रिज्या अनुपात दिए गए हैं। तो आइए सारणी बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले सारणी में हम लिखेंगे रिक्त के प्रकार, यानी कौन सी रिक्ति है। देन सेकेंड नंबर पे समन्वय संख्या, उसकी समन्वय संख्या क्या है, यानी कितने अवयव कण निकटतम कणों की संख्या है। त्रिज्या उसकी क्या है, त्रिज्या अनुपात क्या है। देन फोर्थ कॉलम में हम उसके उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहली जो रिक्ति है उसको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय रिक्ति। त्रिकोणमितीय रिक्ति
तो त्रिकोणमितीय रिक्ति में समन्वय संख्या गोले की जो होती है वो 3 होती है और इसका त्रिज्या अनुपात लाइस करता है 0.155 से 0.225 तक। अगर उदाहरण की बात करें तो बेरिलियम ऑक्साइड आपके त्रिकोणमितीय रिक्ति का उदाहरण होता है। जो दूसरी रिक्ति होती है वो होती है चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति और इसमें गोले की समन्वय संख्या 4 होती है। त्रिज्या अनुपात इसका लाइस करता है 0.225 से 0.414 तक। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जिंक सल्फाइड चतुष्फलकीय रिक्ति के केस में आता है। तीसरी हमारी जो रिक्ति होती है अष्टफलकीय रिक्ति होती है। अष्टफलकीय रिक्ति जैसे त्रिकोणमिति का मतलब 3, चतुष्फलकीय का मतलब 4 और उसी तरीके से अष्टफलकीय का मतलब 8। यानी इसमें अष्टफलकीय में 6 रिक्ति होती है, यानी 6 फलक होंगे और बीच में अष्टफलक होगा, तो अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति में गोले की समन्वय संख्या 6 होती है और इसका त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 तक होती है। उदाहरणों की बात करें तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड भी होती है। पोटेशियम क्लोराइड और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर हम चौथी रिक्ति के प्रकार की बात करें तो अंतःकेंद्रित घनीय रिक्ति। इसमें गोले की समन्वय संख्या 8 होती है और इसके त्रिज्या अनुपात की बात करें तो 0.732 से 1.00 तक होती है। अगर उदाहरण बताएं तो इसके रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड आपके अंतःकेंद्रित रिक्ति के उदाहरण हैं। तो इस वीडियो में हमने क्रिस्टल के घनत्व की गणना, उसके बाद रिक्ति और उसके बाद निविड़ संकुलन व्यवस्था, फिर लास्ट में समन्वय संख्या पढ़े हैं। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के और इसके पहले के सारे टॉपिक्स के वीडियो पहले ही मेरे चैनल्स पे अपलोड हैं। अगर अभी तक वो आपने नहीं देखा तो उनको देख के आगे आप अपनी स्टडीज़ को जारी रख सकते हैं। आगे बस डिफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टल्स एक टॉपिक्स बचे हैं। अगले वीडियो में हम डिफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टल को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर्स केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। देन सेकेंड चैप्टर्स हम सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही टॉपिक और चैप्टर वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक और आपके दोस्तों तक सबके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी।